नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवदत्त मांझी सर। हमने पहले भी शो किया था, बट क्योंकि नमस्कार। उस दिन जीत का दिन था तो बहुत अच्छे से बातें हो नहीं पाई, तो मुझे लगा व्यूअर्स की डिमांड है तो हम लोग फिर से एक सोलो और एक्सक्लूसिव शो करें। देवदत्त मांझी जी सबसे मुश्किल कार्य कर रहे थे वेस्ट बंगाल की भयानक रिजीम के अंदर, भयानक सरकार के अंदर। इतना गंदा था कि मैं बोलूँगी पिशाच का जैसे होता है ना एनवायरनमेंट, डेमोनिक रूल, कुछ उसी के जैसा रूल था। वहाँ पे जो सबसे खतरनाक या दर्दनाक था, महिलाओं का रेप होना, लव जिहाद में होना, उनको बांग्लादेश बॉर्डर पर ले जाके उधर बेच देना, जहाँ से उनको वेस्ट एशिया की कई कंट्रीज़ में उनको सप्लाई किया जाता था। ऐसी बहुत सी पीड़ित लड़कियों को देवदत्त मांझी जी रेस्क्यू करते थे अपनी जान पर खेलकर। उसके अलावा सर 2021 में चौंगरी करके जो विधानसभा सीट है वहां से इलेक्शन भी लड़े थे, भारतीय जनता औरंगजेब। पार्टी जी की सीट पे। और जितना कहूँ, अभी कल जब रात को शांतनु गुप्ता जी के साथ में हमने शो किया था, तो उन्होंने बताया था कैसे देवदत्त मांझी जी ने अपना प्रिंटिंग हाउस खोल के और फिर उनकी बुक को बंगाली में ट्रांसलेट करके छपवाया है वहां से, क्योंकि ममता के डर के मारे कोई भी छापने को तैयार नहीं था। इस तरीके का आलम था। आज मेरी नॉलेज में देवदत्त जी एक बात आई है, और इस चीज को मैंने पहले भी अपने स्क्रीन पे उठाया था, बट अब खुल्लम खुल्ला लोग बोल रहे हैं। मैं हमेशा से कहती आ रही थी कि ममता बनर्जी वांटेड टू बिकम द पीएम ऑफ अ कंट्री कॉल्ड ग्रेटर बांग्लादेश। फॉर्मर डिप्लोमेट, पहले के आईएफएस ऑफिसर दीपक वोरा जी अपने एक वीडियो में कह रहे हैं, विच इज गिवन टू अ वेरी एस्टीम्ड चैनल, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको बांग्लादेश से ये इंफॉर्मेशन आई थी via द सोर्सेस दैट ममता बनर्जी ऑफर्ड द यूनिस गवर्नमेंट, जो सीआईए का एजेंट था यूनिस, टू कंबाइन बंगाल विद बांग्लादेश एंड मेक हर द प्राइम मिनिस्टर एंड ही रिमेन्स द प्रेसिडेंट। मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। थैंक यू जी, नमस्कार। देखिए ये बात तो सच है और केवल इन्फॉर्मेशन था ऐसा नहीं, ऐसा ग्राउंड भी उसी तरफ से मतलब उसी दिशा इंडिकेट कर रहा था। ज़मीन का जो परिस्थिति है यानी कि था अ, वो वैसा इंडिकेट कर रहा था कि ये बंगाल एक ग्रेटर बांग्लादेश बनने वाला है और क्योंकि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेश से भारत आ चुके हैं और ये लोग ज़्यादा से इन लोग का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को कब्जा करके बैठा हुआ था और ये सब तभी हो पा रहा था जब प्रेज़ेंट टीएमसी गवर्नमेंट मतलब प्रेज़ेंट मतलब अभी जो सरकार गया टीएमसी का, इसके जो नेता और इसके जो बाहुबली है, लीडर्स है, इस तरह के बांग्लादेशी और रोहिंग्याज़ को पैट्रोनेज दे रहे थे, मदद कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा साज़िश हिंदुस्तान के साथ हो रहा था और मैं ये समझता हूँ कि ये केवल एक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं है बीजेपी के लिए। ये ममता का गवर्नमेंट एक नेशनल थ्रेट बन चुका था और आपको पता है गायत्री देवी जी कि कहीं पे जहाँ पर इस्लामिक या जिहादी थ्रेट होता है, वो कोई रीजन पे सीमा मतलब रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। जैसे हम सबको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने वाले दुनिया भर से गए थे। हमारे कश्मीर में जब जिहादी आतंकवादी आतंक करते थे, तो दुनिया भर से जिहादी लोग कश्मीर आते थे। सोमालिया, लीबिया, इराक, हर जगह से आ जाते थे, कश्मीर में जिहाद करने के लिए। तो केवल ये पश्चिम बंगाल एक थ्रेट है ऐसा नहीं, ये हमारे देश के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहा था और अगर देश को सिक्योरिटी क्राइसिस हो या पश्चिम बंगाल अगर एक बड़ा जिहादी हब बन जाए और उसको और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहे, तो ये दुनिया के लिए खतरा हो सकता था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर ट्रेल जो है बंगाल तक आया है।
चाहे मुंबई टेरर अटैक हो, वहाँ पर भी सुनने को आया था जो सिम कार्ड्स का यूज़ हुआ था, उसमें एक बंगाल का लड़का था, जिसका सिम कार्ड या ये सब यूज़ हुआ था। और बाकी सब भी जैसे कि अबू सलेह ये लोग हैं, ये लोग बंगाल में भी एक समय था काफ़ी दबदबा था इन लोगों का। हालाँकि वो समय ज़्यादा कम्युनिस्ट का था, पर हम लोग देखें कि कम्युनिस्ट का समय से अब तक ममता जाने तक ये एक जिहादी हब बन रहा था और जिहादी लोगों को यहाँ पर फुल सपोर्ट मिलता था। तो ममता को हराना और टीएमसी को हराना ये केवल एक पॉलिटिकल ये नहीं था स्टेप नहीं था, ये हमारे देश का सुरक्षा का बहुत बड़ा मैटर था और हमको मुझे ये विश्वास है कि अभी हम प्रोग्रेस करेंगे और उसके साथ-साथ हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये एकदम बढ़िया से अभी होने वाला है। जी। ममता जाते-जाते ये देखिए ये जो लड़की है प्रो पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर, जब शेख हसीना की सरकार गिराने में इस लड़की का बहुत बड़ा हाथ था, करीना कैसर। जाते-जाते ममता इसको भारत का टिकट देके गई हैं, वीज़ा देकर गई हैं। आप इसके बारे में कुछ अपडेटेड हैं देवदत्त मांझी सर? नहीं, मैं इस बात से अपडेटेड नहीं हूँ, पर मुझे तो मतलब मेरा जो नॉलेज है, ममता कैसे वीज़ा देगी? वीज़ा तो देने का डिपार्टमेंट अलग है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर ये मिस्टेक किया बिकॉज़ दिस गर्ल जो कि करीना कैज़र है, ये यूनिस की सरकार को प्रमोट करती थी। हिंदुओं को जिनोसाइड के लिए प्रमोट करती थी। अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू ये एंटी हिंदू, एंटी भारत कैंपेन्स चलाती थी। शेख हसीना के घर से कपड़े चोरी किए इस लड़की ने और खुल्लम-खुल्ला दिखा रही थी कि मैं ये पर्स लेकर आई हूँ, मैं ये सामान उनके घर से लेकर आई हूँ। नाउ शी इज़ कमिंग टू इंडिया ऑन अ मेडिकल वीज़ा एंड शी इज़ गोइंग टू चेन्नई। दिस इज़ ओके, देखिए वीज़ा वीज़ा देने का अथॉरिटी तो सेंट्रल का है, उसका अलग डिपार्टमेंट है और मुझे लगता है यहाँ कोई मिस्टेक हुआ होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो डेस्क है वहाँ पर भी बैठे रह सकते हैं कम्युनिस्ट माइंड के या सेक्युलर माइंड के। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा ये मैटर क्या है? क्योंकि मेरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि बांग्लादेश के जो विशेषकर मुस्लिम हैं, वो अगर मेडिकल कारण से भारत आ रहे हैं या आने के लिए एप्लीकेशन करते हैं, इस वक़्त बहुत सोच-विचार करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर हमारे जो हिंदू भाई-बहन हैं, उनके ऊपर इतना भीषण अत्याचार, म मर्डर, रेप, लूट, मंदिर तोड़ देना और वही लोग अपने इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत के दुश्मन अगर अपने इलाज के लिए भारत आते हैं और हम उनको वापस स्वस्थ करके वापस भेजते हैं, जाके वो फिर वही काम करेगा। तो ये थोड़ा मतलब पता नहीं इसको इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए। जी, और मैंने सुना है वो रिजू दत्ता आज माफ़ी भी माँग रहे हैं। पहले तो अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है टीएमसी से। देखिए वो एकदम एंटी बीजेपी बीजेपी लीडर्स वो स्टेटमेंट देता आया है। प्रो ममता का स्टेटमेंट देता आया है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गया है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से और पूरा टीएमसी जो है काँप रहा है। इस समय रिजू दत्ता अगर बोलता है कि मतलब क्षमा माँगता है या बोलता है कि मैं प्रेशर में ये सब बोला हूँ, अरे! तुम जैसे लोग प्रेशर में बहुत कुछ कर दोगे, देश बेच दोगे प्रेशर में, तो ये तो ठीक नहीं है। आप माफ़ी वो माँग सकता है, पर मेरे को ये विश्वास है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, ये इस तरह के नालायक को पार्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे और इनके बात को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। अब आती हूँ मेन टॉपिक के ऊपर। 6 पॉइंट एक्शन लिया गया है राइट इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग टुडे। उसमें सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा और जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही थी, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप उसके ऊपर इलैबोरेट करें। जी कौन-सा पॉइंट था वो फर्स्ट पॉइंट आप बोल रहे हैं? जी, बीएसएफ को लैंड देना। जी। हाँ, देखिए ये तो बहुत समय से ये पेंडिंग था। ममता बनर्जी और टीएमसी गवर्नमेंट बिल्कुल
कोऑपरेट नहीं कर रहा था सेंट्रल के साथ और लैंड देने में सीधा मना कर रहा था, अलग-अलग एक्सक्यूज़ देता आया था। तो ये डिसीज़न इट वाज़ इन द पाइपलाइन। हमारा जो मेन एजेंडा है या मेन काम है उसमें से एक तो ये है कि बीएसएफ को लैंड मिले ताकि वहाँ पर फेंसिंग और भारत का सिक्योरिटी जो है स्पेशली बांग्लादेश के साथ वो एकदम सख्त हो, एकदम उसमें कोई लूप होल ना हो। तो ये तो बहुत वेलकम स्टेप है और दिस वाज़ कमिंग, ये तो होने ही वाला था। अ, तो ये बहुत ही ये है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। जी। 6 कैम्पेन्स जो लॉन्च किए हैं, एक तो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरा जो जिसकी वज़ह से आई थिंक ममता को फ्री हैंड मिला था दैट वाज़ आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स। जी। जी, आईपीएस ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग शेड्यूल्ड होता है, पूरा देश के आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग या अपग्रेडिंग जो प्रोग्राम होता है उनका स्किल्स का तरह-तरह का प्रोग्राम होता है, तरह-तरह का ट्रेनिंग्स होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ये होस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। पर बहुत समय देखा गया है कि पश्चिम बंगाल से आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स को अलाउ नहीं किया जाता था, वो सब ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए या तो जो नया कुछ अपग्रेडेशन है, उसके साथ अपने आप को जोड़ना, इसके लिए काफ़ी मतलब नॉन कोऑपरेटिव रहा था लास्ट गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट। तो ये तो बहुत वेलकम स्टेप है और आई थिंक इससे क्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टैंडर्ड है अ, उनका जो काम का एग्ज़ीक्यूशन है, ये उसका एक अपलिफ्टमेंट इससे इसके कारण से होगा, इसकी वजह से होने वाला है। और देश के बाकी राज्य के जो आईपीएस, आईएएस है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़ जाएगा। उसके अलावा आज पहली मीटिंग के अंदर कुछ और भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए। आई वुड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं फटाफट एक बार बता दूँगी। एक तो सोशल सिक्योरिटी फॉर द विक्टिम ऑफ एट्रोसिटीज़, लैंड ट्रांसफर फॉर बीएसएफ जो अभी सर ने समझाया। आयुष्मान भारत रोल आउट, हेल्थ स्कीम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, स्पेशली फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल स्कीम्स जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री फसल योजना, इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको अब बंगाल में लॉन्च किया जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स अभी सर ने समझाया एंड स्विचिंग टू द न्यू क्रिमिनल लॉज। मतलब पूरा देश चल रहा था बीएनएस के ऊपर और ये किसके ऊपर चल रहे थे अभी तक? देखिए, ये भी बीएनएस मतलब जो आईपीसी पहले था उसके ऊपर ही चल रहा था और बीएनएस के बहुत सारे मतलब चेंजेस आए थे, तो यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट ठीक तरह नहीं हो पा रहा था। मैं सर आती हूँ आपके मेन जो जिस चीज़ के लिए आप बहुत जाने जाते हैं सोशल मीडिया में, महिलाओं की रक्षा करना। ये जो महिलाएँ जिन लोगों के साथ रेप होता था, ह्यूमिलिएट करने के लिए होता था। उनको डराने-धमकाने के लिए होता था। पर लड़कियों को कैसे इकट्ठा किया जाता था वहाँ पे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए स्पेशली। क्योंकि इसका बहुत सारे मतलब मेथड ये लोग अप्लाई करते हैं। एक तो लव जिहाद हो गया, सीधा अपने आप को हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों से रिश्ता जोड़ना या अफेयर करना, उसको फँसाना, उसको उससे सो कॉल्ड शादी करना, ढेर सारे बच्चा करना और फिर उसका मिसयूज़ करना। वो जो जिससे वो शादी कर रहा है, उसका उसको मिसयूज़ करना। जो हमारे समाज और देश के लिए दोनों के लिए हानिकारक है और उससे जो बच्चा पैदा मतलब होते हैं या हुए हैं, उन वो भी हमारे देश के लिए आने वाले दिन में खतरा है। और दूसरा है देखिए गरीब, जो कि बंगाल लास्ट 50 साल से इकोनॉमिकली बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया बंगाल को, नॉर्मल लोगों का बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो लोग भी बहुत विवश हो गए हैं। लोग बहुत कम पैसे के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं नौकरी करने या बच्चे खुद चले जाते हैं माँ-बाप और भाई-बहन का परिस्थिति देखकर, खुद चले जाते हैं। तो इकोनॉमी माहौल ऐसा हो गया कि गरीबी के वजह से जो इनोसेंट और इग्नोरेंट लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, ये
काम में निकल जाते हैं। जहाँ काम में निकल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। जैसे कि रेस्टोरेंट है, मतलब मैं स्पेसिफिक भी आ सकता हूँ। जैसे रेस्टोरेंट है, उसका मालिक मुस्लिम है, उसके 99% स्टाफ मुस्लिम है, उसने 5-6 हिंदू लड़कियों को काम में रख दिया। तो जो हिंदू लड़की काम में आए हैं, तो वो तो सब सेकुलर हैं। उनको वो ना कुछ कुरान पढ़ा, ना हदीस पढ़ा, ना भारत का जो सही इतिहास है, ना वो पढ़ा। वो बिल्कुल इग्नोरेंट है, वो केवल दिन का 400 या दिन का 500 या 300 रुपया के लिए, मतलब महीने का 9,000, 10,000, 15,000 कमाने के लिए, परिवार को सपोर्ट करने के लिए, वो वहाँ पर काम में लग गई। अभी उसके साथ जो नेक्स्ट जो होता है, वो लव-जिहाद होता है या उससे कोई अफेयर करता है, उसका पिक्चर्स लिया जाता है, वीडियोज़ बनाया जाता है, फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। फिर वो एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी को वो अ, उ उस उनका हवस का शिकार बनती है और जो करता है बंदा उसको बस अगेंस्ट में पैसा मिलता है और वो पैसा को वो खुद अपना फैमिली बड़ा करता है, खुद जिहाद में या देश के विरुद्ध जो काम होता है उसमें लगाता है। तो ये सिस्टमैटिक चलता है और यहाँ से अपने बच्चियों को बाहर भी भेज दिया जाता है। ऐसा रूट बना बना के रखे थे ये लोग। हमने भी एक बच्ची जिसको कतार में ये लोग भेज रहे थे थ्रू नेपाल, हमने ऐसे एक बेटी को रेस्क्यू किया था। यहाँ से तमिलनाडु से हमने 4-5 लड़कियों को रेस्क्यू किया, महाराष्ट्र से किया, गुजरात से किया। वहाँ ले जाके एक कमरा में छुपा के रखते हैं। उसका वो उसके ऊपर टॉर्चर होता है। वो बेचारी 15, 16, 17 साल की लड़की वहाँ सड़ते रहती है, जीवन का आशा छोड़कर। तो यही चलाया है, क्या करें? हम इसके अगेंस्ट में इसको बच्चियों को रेस्क्यू करने के लिए काम किए हैं काफ़ी वर्ष से और अभी भाजपा का सरकार आ गया तो अभी मैं थोड़ा मतलब मुझे ये है कि मेरा रिलीफ। काम कम हो गया। हाँ, मेरा काम कम हो गया तो फिर आगे के लिए कुछ सोचना है कि तो इन अभी लड़कियों को मैंने तो सुना बांग्लादेश के रास्ते भी वेस्ट एशिया भेजा जाता था, जैसे दुबई है, सऊदी है, हाँ, हाँ, कतर है, टर्की है। भेजा जाता है। हाँ, वो फॉरेन जॉब अपॉर्च्युनिटी दिखाकर मतलब उसका लालच देकर यहाँ से लोगों को बाहर भेजा, मिडल ईस्ट में भेजा है, काफ़ी लोगों को भेजा है। बहुत कोई वापस आया है, बहुत नहीं आया है, बहुत फैमिली के साथ पूरा कट ऑफ हो गया है, ऐसे बहुत केसेस हैं। जी। अ, काफ़ी दुःख होता है सुन के कि ये हालत पहुँच गई थी। अच्छा, 2011 तक तो ये ठीक-ठाक थीं, ममता बनर्जी। 2016 से इनके रंग चेंज हुए थे। मैं एक आपको छोटा-सा वीडियो दिखाना चाहूँगी। अ, देखिएगा 2011 और 2016 के उसमें कितना इनका चेंज आया है। दिस इज़ लेट मी जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन। हियर इट আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি আমি মমতা ব্যানার্জি 1 सेकंड, 1 सेकंड। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি 2011 में कह रही थी ईश्वर की शपथ, 2016 में ईश्वर अल्लाह की शपथ। ये 2011 और 16 के बीच में क्या इनको घुट्टी पिला दी किसी ने? देखिए कोई मतलब बैलेंस दिमाग का व्यक्ति, हिंदू, थोड़ी इस्लामिक स्टडी लेके पढ़ाई करेगा और उसमें अपना मतलब उसको लेके आगे बढ़ेगा। ममता ने की है और उन उसको घेर और उसके आस-पास सब वही दाढ़ी वाले और टोपी वाले ज़्यादा दिखते थे। उनके जो पुराने सहयोगी थे ज़्यादातर अब मतलब हटा दिए गए थे। उनके पास कोई था नहीं। तो ये जो इस्लामिक लॉबी है, ये पूरा ममता को घेर चुका था। और मैं आपको और एक बात बता दूँ कि अ, केवल ममता को घेर चुका था ऐसा नहीं, पहले सीपीएम में को भी ये लोग यूज़ किए थे ताकि मुस्लिम का जो एक्सपेंशन है का थ्योरी है, उसमें कोई दिक्कत ना आए। सेम वो लोग ममता के साथ किया,
जो मुस्लिम एक्सपेंशन का जो थ्योरी है, वो लोग का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक 30 साल का मुस्लिम आदमी, एक अगर 16 साल का हिंदू का बेटी को लेके जाता है, ममता ने सिस्टम ऐसा माहौल ऐसा तैयार कर दिया कि वो आदमी को पुलिस का पूरा सपोर्ट मिलता है, टीएमसी लीडर्स का, टीएमसी सपोर्टर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है कई हद तक। तो ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया था। और ये जो ईश्वर और उसके बाद ईश्वर अल्लाह, ये जो चेंज है ये मतलब पूरा वो कंट्रोल में चले गए थे। आपको पता होगा कि ममता ने अहमद हसन इमरान बोल के एक व्यक्ति मतलब है, जो एक्स पाकिस्तानी नेशनल है। यहाँ पर एक पत्रिका निकलता है कलम, उसका वो एडिटर है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये अहमद हसन इमरान सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी जो बैंड आतंकी संगठन है, उसका ये फाउंडर और प्रेसिडेंट था, जो बाद में पीएफआई बना, जो वो उसको भी बैन कर दिया गया, बैन किया है भारत सरकार ने। तो ये अहमद हसन इमरान जो सिमी का फाउंडर प्रेसिडेंट है, एक्स पाकिस्तानी है, कैनिंग का जो नोलिया खाली राइट है, उसमें इसका दिमाग है वैसा, और जिसके विरोध में मैंने एफआईआर किया था, मैंने केस भी फाइल किया था। यही अहमद हसन इमरान को ममता ने राज्यसभा भेजा, भारत के पार्लियामेंट में। तो आप तो ममता का मतलब इंटेंशन क्या है इसी से समझ सकते हैं, या क्या था इसी से समझ सकते हैं कि वो इमरान जैसा कट्टर जिहादी को भारत के पार्लियामेंट में भेज देता है, जो भारत को तबाह करना चाहता है। भारत के जो हम लोग सनातनी है, हम लोग को तबाह करना चाहते हैं, मारना चाहता है, ऐसा एक व्यक्ति को ममता ने राज्यसभा भेजा। और उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि ममता का दल में इतने हिंदू लीडर्स थे, वो लोग कोई एक प्रोटेस्ट रजिस्टर नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया। ये एक्स पाकिस्तानी है, दिस इज ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड। या दिस रिकॉर्ड इज देयर विद द इंडियन इंटेलिजेंस, और बाद में ये मीडिया में भी आया हुआ है। And yet, in Parliament, nobody raised an objection to his presence. या आई रेज द वॉइस, मैंने उसका विरोध में कंप्लेन किया, मैंने याचिका भी डाला था, और ये वायरल हुआ था। उसके बाद ममता ने उसको और रिपीट नहीं किया, अपने आप को रोक लिया उसको रिपीट करने से। पर वो तो राज्यसभा चला ही गया था, ऐसा व्यक्ति। अभी कहाँ है वो इंसान? वो है भारत मतलब बंगाल में ही है। उसका सब यहाँ का डॉक्यूमेंट्स है, 1971 में 70 या 71 में आया था वो। अच्छा, पोस्ट द पार्टीशन काइंड ऑफ अ थिंग। राइट, वो बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस है उसी के आसपास वो आया था, और यहाँ आके सिमी का गठन किया था। ही वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट। मतलब स्थापना पर भी उसने। बंगाल से वो बंदा केरला चला गया सिमी के संगठन के लिए, कितनी सोचने वाली बात है ना? नहीं, इतना नहीं, सिमी तो देखिए, सिमी तो एक नेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो लोगों ने बनाया था। फिर उसके बाद वो सिमी जब बंद कर दिया गया, मतलब बैन कर दिया, जस्ट थे वो लोग तो एक दूसरे से संपर्क रख ही रहे, मतलब कर रहे थे। जी, फिर जी। उसके बाद ये भी बैन हुआ, क्या बोलते हैं, ये भी बैन पीएफआई हुआ, भी। पीएफआई भी बैन हुआ, पर पीएफआई भी हम्म, जस्ट बिफोर द वेस्ट बंगाल इलेक्शन एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली देयर नॉन एसडीपीआई, जो कि उनका पॉलिटिकल राइट, विंग है। स्टूडेंट यूथ विंग है, सॉरी। ये तो बहुत शॉकिंग है, पर इस पे किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ना एक चीज आपने नोटिस की है देवदत्त सर, जो लोग स्पेशली फैमिली से डिस्कनेक्टेड हैं और जो सनातनी वैल्यूज के नहीं है एंड सिंगल है, ममता बनर्जी फॉर वन, रतन टाटा अनदर। मैंने सुना था रतन टाटा को भी इस्लामिस्ट ने घेर के रखा था, तभी वो उनके फंड्स आ रहे थे, शरिया फंड, मदरसों को फंड देना, देन टीसीएस में और टीआईएफआर सब में इस्लामिस्ट का, जो अभी देख भी रहे हम लोग, टीसीएस का जो केस खुला है निदा खान वाला, सिमिलर स्टोरीज उनके बारे में भी सुनने में आ रही है कि ही वाज आल्सो सराउंडेड बाय सच पीपल हु आर नॉट रूटेड इन सनातन एंड आर सिंगल अवे फ्रॉम फैमिली। उनको मैनिपुलेट करना और उनको अपनी साइड पे मोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। 2011 में ईश्वर, 2016 तक आते-आते अल्लाह भी आ गए इनके। जी। देखिए, मैं तो इसको एक कोइंसिडेंट मानूंगा कि एक सिंगल है तो उसको अप्रोच करना इजी है, या उसको
देश भारत के विरोध में या सनातन के विरोध में काम में लगाना आसान है, ये हो सकता है, बट ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखकर हम जो मैरिड है, उसको क्लीन चिट दे देंगे या उस पर से अभिषेक क बैनर्जी तो मतलब मैरिड है। आप सही कह रहे हैं, हाँ, कोइंसिडेंस। अभिषेक बैनर्जी तो मैरिड है। वो कौन-सा हाँ, सना जी। हाँ, वही वही ये कोइंसिडेंस हो सकता है। देखिए देश के खातिर, देश का जहाँ पर सुरक्षा का सवाल है, उसको ध्यान में रखकर हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। मतलब प्री माइंड किसी का ये नहीं रख सकते कि वो जो कि वो मैरिड है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी विजिलेंट ऑन एवरीबॉडी। जी। मैरिड वालों के साथ गोगोई गोगोई को क्यों भूल जाऊँ? उनकी तो पत्नी है, जो हाँ, हाँ, पाकिस्तान कोई भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड कोई भी हो सकता है। जी। तो हाँ, सर, हाँ। अब बांग्लादेश की साइड से थ्रेट लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अब ये जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, दिस हैज़ कम कपल ऑफ आवर्स बैक, व्हेन हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि आज एक शो रिकॉर्ड करते हैं। ये कह रहे हैं, वहाँ के नेता हैं ये बांग्लादेश के, कह रहे इफ यू टच अ सिंगल मुस्लिम इन वेस्ट बंगाल, देन वी विल स्टार्ट किलिंग ऑल द हिंदूज इन बांग्लादेश। और ही इज़ नॉट द लोन, इस्लाम करके है, अल्ताफ करके है, फॉरेन मिनिस्टर है, हुड्डा है। I have a list of at least dozen leaders from Bangladesh making similar kind of statements. देखिए नॉट ओनली स्टेटमेंट्स, ये लोग तो ऐसा किया भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि दे डोंट ओनली मेक नॉइज़, मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली डूइंग व्हाट दे आर सेइंग। अनलाइक अस, ज़्यादातर हम हिंदू जो है केवल बोलते हैं, करते कम हैं। और ये बांग्लादेश के मुस्लिम हों या चाहे पाकिस्तान के मुस्लिम, देखिए ये लोग तो हिंदू हत्या करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर कोई मतलब पॉज़िटिव और स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया जाता, इनके अगेंस्ट में भी स्टेप क्या है ये मुझे पता नहीं, और पता हो भी तो मैं ये लाइव में बोल नहीं सकता। पर अगर इनके अगेंस्ट में कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया जाए, तो वहाँ के हिंदू भी खतरे में हैं और ये लोग ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट देते रहेंगे। जी। और वो एक्चुअली कर रहे हैं, बोलने की क्या ज़रूरत है? अभी कल ही एक जी, वीडियो मैं वायरल वही तो बोल रहा हूँ, ब ब वो हर दिन बांग्लादेश में हिंदू का हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो हर दिन हो रहा है। ये जो बोल रहे हैं वो तो कड़ी करते ही आ रहे हैं। तो इससे अच्छा उसका बात का ध्यान देने से अच्छा कि जो दुनिया के जो अच्छे देश हैं जिनका रैंकिंग ठीक-ठाक है, ये लोग बांग्लादेश के ऊपर दबाव डालें। विशेषकर भारत बांग्लादेश के ऊपर दबाव डाले कि एक भी वहाँ पर सनातनी का खून होगा या बलात्कार होगा, हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। बट प्रॉब्लम तो यही है ना, हमने कभी एक्शन लिया नहीं है किसी भी तरीके का। वी हैव नॉट सेट जी, एग्जाम्पल्स। yeah, as far as Bangladesh is concerned mainly, and as far as killing of Hindus are concerned mainly, maybe Bangladesh, maybe both Pakistan also. जी। सर, आपको लगता है कि ये जो हत्याकांड हुए हैं बीजेपी वर्कर्स के, जो टीएमसी ने कराए हैं, क्या ममता उसमें कभी पकड़ी जाएँगी? क्या कभी उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, जेल होगी? वैसे तो वैसे ही बुजुर्ग हो गई हैं, सूख कर भिंडी हो गई हैं इलेक्शन के टाइम पे। वेट घट गया है दोनों, माँ-बेटे का दोनों। आई मीन अभिषेक बैनर्जी, ममता, बोथ आर एज़ इफ समबडी हैज़ सक्ड आउट द एंटायर फ्लेश आउट ऑफ देयर बॉडी। जी। कि देखिए 2021 के बाद विशेषकर उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स है, इतना हत्या हुआ है, अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है। और ज़्यादातर जो करने वाले हैं मतलब अक्यूज़्ड जो है, ये लोग सब फ्री मतलब घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं। और इनका जो कि वो सीएम थी ममता, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जाता है। वो सीएम भी थी, होम भी वो देख रही थी, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका जाता है। तो मैं ये समझता हूँ जो लीडर, कार्यकर्ता टीएमसी का जो डायरेक्टली बीजेपी सपोर्टर या कार्यकर्ता का ऊपर अत्याचार किया है, हत्या किया है या जो भी किया है, लूट किया है, बलात्कार किया है, जो भी किया है, उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। ट्रायल ठीक तरह होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, ट्रायल भी होना चाहिए और पनिशमेंट भी होना चाहिए। और उसके साथ-साथ ममता बनर्जी का भी होना चाहिए ट्रायल एंड पनिशमेंट दोनों, क्योंकि
being the chief minister, she did nothing for the citizens, for the victims, for the innocent people who are brutally killed, looted and raped in West Bengal around the year 2021. जी, होना तो बहुत कुछ चाहिए सर, पर होता नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शंस और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा लेवल पे चलती है कंपेयर टू व्हाट वी सी इन द मीडिया। बट वी एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि हर कोई इस वक्त प्रतिशोध नहीं कहूंगी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर जस्टिस। आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, जस्टिस। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड सीम टू बी डन। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जहां पे आपका सुप्रीम कोर्ट के लॉज एंड बाय लॉज एंड एक्ट्स एटसेट्रा लिखे हुए हैं। सीम टू बी डन टू instill the faith in the judicial system. Right. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।